जब भी हम कोई घर खरीदते हैं या फिर रेंट पे चले जाते हैं, उसकी हिस्ट्री फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हाय, मेरा नाम है रिया और आज की जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ वो मेरे फ्रेंड के सिस्टर की कहानी है। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनमें क्रेज़ है कि हम आउट ऑफ इंडिया जाके अर्न एंड लर्न करें, मतलब जाके वहाँ पे पढ़ाई करके फिर जॉब करना स्टार्ट करें। ऐसे ही मेरी जो फ्रेंड है उसके सिस्टर का था। उसको था कि वो फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करके काम करे और बहुत सारा पैसा कमाए और अपने फैमिली को और खुद को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे। तो ये जो मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर है उसने कनाडा के लिए ट्राई किया। कनाडा की जो एग्ज़ाम्स होती है एंट्रेंस, उसने वो क्लियर की और वो चली गई कनाडा। हमारे बहुत सारे इंडियंस जो है वो हाल ही में कनाडा में पढ़ाई भी करते हैं और जॉब भी करते हैं। तो ऐसे ही ये चली गई कनाडा। अब जब हम इंडियंस बाहर जाते हैं तब हमें वहाँ पे रहने की दिक्कत होती है। कोई कोई जाके हॉस्टल्स में रहते हैं, बट कोई कोई ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कोई इंडियंस रह रहे हैं। जैसे कि वो शेयरिंग में रहते हैं, एक घर में 5 रूम्स रहते हैं, 4 रूम्स रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि चलो हम 4-5 लड़कियां एक ही घर में साथ में रहें, ताकि शेयरिंग और लाइक जो भी है ना पैसे वैसे का सिस्टम आसान हो, इजी हो, मतलब बर्डन ना हो पैसों को लेकर। तो ऐसे ही ये गई यहाँ से। जब उसको वीज़ा मिला तो उसने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करके ऐसा ही उसको एक घर कनाडा की एक टाउन में मिला। टाउन मतलब जैसे हम बोलते हैं इंडिया में गांव, तो टाउन में मिला। एंड वो उस घर में 5 रूम्स थे और वहाँ पे हाल ही में 4 लड़कियाँ रह रही थी। तो एक रूम वो खाली था, तो मेरी जो फ्रेंड है उसके सिस्टर को वो मिल गया। स्टार्ट में वो गई, सेटलमेंट के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, नया देश, सब कुछ नया, अ न्यू लाइफ। तो उसने अपने आप को सेटल करने के लिए 2-3 महीने लिए। जैसे जैसे वो सेटल होने लगी, जब वो सेटल होने की कोशिश कर रही थी तो ऑब्वियसली वो अपने आप में बहुत बिजी थी। काम था, सेटल होना था, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने थी जो उसको करनी थी। जब वो सेटल हुई एंड एक दिन जब वो ऐसे घर में बैठी थी हॉल में, हालांकि घर में जो चारों लड़कियां थी वो अपने अपने काम पे गई थी, कोई कॉलेज गया था तो कोई काम पे गई थी, एंड ये बैठी थी। उसको ऐसा फील होने लगा कि उसके अलावा उस घर में कोई है। बट वो इन सब चीज़ों में, अननेचुरल चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती थी, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि आज मैं ऐसे अकेली बैठी हूँ हॉल में, इसलिए मुझे ऐसे फील हो रहा होगा कुछ। शाम के टाइम सब फ्रेंड्स जो थी वो वापस आई घर में, जो चारों लड़कियां थी। चारों ने और इसने लाइक पांचों ने मिलकर खाना वगैरह बनाया, खाया। वो सैटरडे नाइट थी एंड पांचों ने प्लान किया कि चलो मूवीज वगैरह देखते हैं एंड फिर सोते हैं। तो बस उन्होंने मूवी देखना स्टार्ट किया। और मूवी भी कौन सी, हॉरर मूवीज। उनको उसमें लगता था कि मज़ा आएगा, हॉरर मूवीज एंड कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह खाकर उन्होंने अपनी एंजॉयमेंट स्टार्ट की मूवी देखकर। एकदम सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर। एंड मूवी खत्म होने के बाद लगभग रात के बजे थे 2, लड़की अपने अपने रूम में चली गई। अब हर एक लड़की का पर्सनल रूम था, तो ये भी अपने रूम में चली गई। इसको रूम में नींद नहीं आ रही थी, वो सो ही नहीं पा रही थी। उसको ऐसे ही लग रहा था कि उसके अलावा इस रूम में कोई और है। वापस इसको लगा कि कोई नहीं, शायद हॉरर मूवी देखी है इसलिए मुझे ये फील हो रहा है। उसने अपने भगवान का नाम लिया और वापस सोने की कोशिश की।
उसकी नींद भी उसको सुबह होते होते ही आई। सुबह के करीब 6-7 बजे थे, वापस इसकी नींद खुली। उसके बाद ये वापस सो नहीं पाई। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। हर बार जब भी वो घर आती थी जॉब से, उसके कॉलेज से, बस उसको ऐसे लगता था कि इस घर में एंड उसके रूम में कुछ है। अब वो जो उसके साथ 4 लड़कियां रह रही थी, उनके साथ भी ये बात डिस्कस नहीं कर रही थी। ना वो अपने घर पे किसी के साथ फ़ोन पे ये डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि उसकी फैमिली इंडिया में थी। फैमिली मम्मी पापा टेंशन लेंगे, एंड अगर उस घर में जो लड़कियां थी, अगर मैं उनसे बात करूंगी इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो लोग तो मुझे पागल बोलेंगे, क्योंकि वो चारों लड़कियां तो बहुत टाइम से रह रही थी। तो वो बोलेंगे कि तुम्हें ऐसे कैसे लग रहा है, और तुम हमें पागल बना रही हो या फिर हम में डर बिठा रही हो। इसने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही 1 महीना वापस हो गया। ऑलरेडी 3 मंथ्स सेटल होने में लगे थे, 4 महीने हो गए। एक दिन रात को जब ये सो रही थी, तो अचानक इसे किसी के रोने की आवाजें आई, जैसे कि कोई रो रहा है। ये उठी। जैसे उठी, इसने बाहर जाके देखा हॉल में कि लिविंग रूम में कोई उसकी फ्रेंड वगैरह तो नहीं है उस घर में जो रहती है कि आके रो रही है, कुछ हुआ है। बट हॉल में कोई भी नहीं था। ये थोड़ी डर गई। ये अपने रूम में आके वापस सोने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट डे रात को इसको चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि कोई लड़की चिल्ला रही है, चीख रही है। ये नींद से उठ गई। अब इसको नींद नहीं आ रही थी, ना ये किसी को बोल पा रही थी। बस उसने अपने भगवान का नाम लिया, वापस सोने की कोशिश की। जैसे दिन बीत रहे थे, हर रात इस लड़की को किसी न किसी की या तो बातें सुनाई दे रही थी, रोने की आवाजें आ रही थी, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बट ये जब भी लिविंग रूम में आती थी, इसको कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को जब ये सो रही थी, अचानक उसको किसी के चलने की आवाजें आने लगी। एकदम साफ थी वो आवाज, एकदम क्लियर कि कोई चल रहा है और इसकी तरफ आ रहा है। अब ये बहुत ही ज्यादा डर गई और डर के मारे वो अपने रूम से भागकर बाहर आई लिविंग रूम में, हॉल में, और उसने पूरी रात वहां पे सोफे पे बैठ के बिताई। सुबह जब इसके फ्रेंड्स रूम से बाहर आए, इन्होंने देखा कि ये तो सोफे पे ही बैठे बैठे सो गई है। सबने इसको पूछा कि क्या हुआ, तुम ये सोफे पे कैसे सो रही हो, तुम तो रूम में सोने गई थी। बट वही उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, थोड़ी डर भी रही थी, नर्वसनेस था कि अगर मैं शेयर करूंगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है तो क्या सोचेंगे ये सब। उसने कहा नहीं नहीं, रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आके कोई मूवीज वगैरह देखूं टीवी पे, इसलिए मैं लिविंग रूम में आके बैठी और पता नहीं मेरी नींद कब लग गई। ऐसे ही 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए और अचानक से इसकी तबीयत खराब होने लगी। और इसके साथ साथ और चारों जो लड़कियां थी उस घर में, उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। चारों लड़कियों को कुछ फील नहीं होता था, लेकिन तबीयत सबकी खराब होने लगी। वो सारी लड़कियां हर रोज अपने फैमिली से तो बात करती थी। तो ये रुचिता करके जो लड़की थी, इसने अपने जब घर पे कॉल किया तो उसकी मम्मी के साथ बात हुई और इसने कहा बात करते करते कि मम्मी, यहाँ पे ना इस घर में सारी लड़कियां बीमार हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या है। हम लोग हॉस्पिटल जाके चेकअप भी करके आई है, सारी की सारी गई थी मम्मी, कि दिक्कत कहाँ है।
हमारे रिपोर्ट्स भी किए, ब्लड टेस्ट भी किए। हालांकि वहाँ पे मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है एंड वो लोग वहाँ पे सिटीजन्स नहीं है, इसलिए उनके लिए वो मेडिकल एक्सपेंसिव है। तो बोलने लगी मम्मी पता नहीं, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, बट हर एक लड़की मम्मी बीमार हो रही। अभी रुचिता की जो मम्मी थी वो स्पिरिचुअली बहुत अटैच थी, वो प्रार्थना वगैरह उसका बहुत था। वो उसने कहा रुचिता बस एक दिन देना, कल मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। और दूसरे दिन ही रुचिता की जो मम्मी थी वो उनकी फैमिली के जो जाने माने बाबा थे उनके पास चली गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ और भी उनकी जो सहेलियां हैं सारी की सारी बीमार पड़ रही है उस घर में, पता नहीं क्या है, आप बताओ क्या करना चाहिए। बाबा ने ध्यान लगाया, सब कुछ किया और बाबा ने बताया कि जल्द से जल्द अपने बेटी को और उनकी सहेलियों को वो घर खाली करने बोल। रुचिता की मम्मी हैरान, ऐसा क्या हुआ है बाबा, क्या है उस घर में जो आप तुरंत खाली करने के लिए बोल रहे हो। तो उस बाबा ने कहा बेटा उस घर में बहुत सारे आत्माएं भटक रही है। ये सुनकर रुचिता के मम्मी के पैरों तले जमीन हिल गई। रुचिता की मम्मी ने देर ना करते हुए रुचिता को कॉल किया और सारी बातें बताई। रुचिता भी ये सब सुन के थोड़ी घबरा गई, बट धीरज रख कर रुचिता ने अपने सारी फ्रेंड्स को लिविंग रूम में बुलाया और ये सब जो उसके मम्मी ने कहा था, उस बाबा ने जो मम्मी को कहा था, वो सब बता दिया। इस पर जो मेरी फ्रेंड की बहन थी वो रोने लगी, फूट के रोने लगी। सब पूछने लगे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ में घर छोड़ेंगे और साथ में ही एक नए घर में जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे, तुम रो मत, हुआ क्या है। तब उसने कहा आज 7-8 महीने हो गए, हर रोज रात को मुझे कुछ ना कुछ आवाजें आती है, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी किसी की बातचीत की, तो कभी कोई मेरी तरफ चल के आ रहा है उसकी। उस दिन भी जब मैं लिविंग रूम में सो रही थी, मैं इस रूम में डर के मारे बाहर आके सो गई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे पास आ रहा है, किसकी चलने की आवाजें आ रही थी। इस पे लड़कियां बोलने लगी कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब। बोल रहे मैं नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा ये सब मेरा वहम है और आप लोग तो यहाँ पे मुझसे पहले रह रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो आप लोग क्या सोचेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले जिनसे वो घर लिया था रेंट पे, उनको कांटेक्ट किया और उनको बुलाया उस घर में और उनसे पूछा गया कि सर प्लीज हमें सच सच बताइए कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम तो पक्का है बट एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हम सब लड़कियां यहाँ पे बीमार हो रही है और हम में से एक को बहुत नेगेटिविटी फील भी हो रही है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं बताइए। अब जिनका वो घर था, जो सर थे, उन्होंने खुद ये घर किसी और से खरीदा हुआ था, वो कनाडा के ही सिटीजन थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये घर खरीदा था एंड मुझे और मेरी फैमिली को भी ये सब फील होने लगा। लोन निकाल के घर खरीदा हुआ था, तो किसको बेचूं, क्या करूं। जिससे खरीदा था उसको पूछा तो उन्होंने कहा
वहां पे जितने भी घर बने हैं ना, वो एक सिमेंट्री पर बने हुए हैं। सिमेंट्री मतलब जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को दफनाया जाता है। और आगे की बात जब आप सुनेंगे, अब आप भी खुद शॉक हो जाएंगे। वहां पे जो फैमिलीज रहती हैं आस पड़ोस में, किसी से मतलब रखती नहीं है। एंड उनके फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती थी या फिर हो जाती है, वो लोग उनके ही घर के सामने या फिर पीछे की तरफ वो बॉडी को दफनाते हैं। एंड बहुत सारे घरों में आसपास मर्डर्स भी हुए हैं। एंड जिस घर में वो लोग रहते, वहां पे एक छोटी बच्ची की भी जान गई थी। और उस छोटी बच्ची को वहां पे ही पीछे की तरफ दफनाया गया है। जो रोने की आवाजें आती हैं, जो चिल्लाने की आवाजें आती हैं, वो उस बच्ची की है। और वहां पे सिर्फ बच्ची ही नहीं, बल्कि फैमिली के 7-8 लोगों को दफनाया गया है। ये सुनकर वो सारी लड़कियां बहुत डर गई। और उसी वक्त सबने अपने अपने बैग पैक किए। उस सर से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कोई हॉस्टल या फिर रूम दो जहाँ पे हम थोड़े दिन रह सकते, जब तक हमें एक नया घर नहीं मिलता। एक रूम में ही हम 5 जन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट बस हमें हेल्प करो। वो इंसान अच्छा था। उसने उन लड़कियों को एक छोटा सा कमरा उसके ही घर में दिया और कहा, जब तक आपको नया घर नहीं मिलता, आप 5 लड़कियां इस रूम में 5 लड़कियां इस रूम में रह सकती। क्या लगता है आपको फ्रेंड्स, कि हम जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर कहीं रेंट पे रहने जाते हैं, तो क्या सच में ज़रूरी है वहाँ की हिस्ट्री जानना? आप कमेंट करो और मुझे बताओ क्या लगा आपको आज की कहानी में। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मेरी स्टोरीज थ्रू आपकी कहानी शेयर करूँगी सबके साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। मिलती हूँ वापस एक नई कहानी के बाद आप सबसे।